हेलो एस्पिरेंट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए सभी आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ मैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जो कंपोनेंट है हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का, जनरल स्टडी का कंपोनेंट इंडियन पॉलिटी। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट हमारा स्टार्टअप यहीं से होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ और क्या क्या प्रोविजंस रहे इसके डेवलप करने में। तो बिफोर स्टार्ट इन फर्दर, मैं आपको कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फ्रेंड्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ, जब हम रिपब्लिक भारत बने, गणतंत्र रिपब्लिक इंडिया जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बैकग्राउंड के पीछे मैं थोड़ा इंफॉर्मेशंस आपको शेयर करना चाहूँगा। इन 1927 में हुआ क्या, नवंबर 1927 में, जब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से के कॉलोनलाइज था, उस समय हमारा एक कमीशन बैठा था जिसको हम साइमन कमीशंस कहते हैं। सर जॉन साइमन जो उस कमीशन के चेयरपर्सन बनाए गए, और ये इस आधार पर बनाया गया कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें रिकमेंडेशन दी जाए। तो इस कमीशंस में सभी मेंबर जो थे वो ब्रिटेन के ही थे। इंडियंस के कोई भी मेंबर्स इस कमीशंस में इन्वॉल्व नहीं थे, ना ही कोई अपॉइंट किए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशंस वर ब्रिटिशर्स। एंड हुआ क्या, इंडियन जितने भी पॉलिटिशियंस थे, इंडियन पर्सन जितने भी थे, सब ने इस कमीशंस को बाइकाट किया था। किस लिए किया था कि हमें इस कमीशंस की रिकमेंडेशंस की कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हमारा अधिकार, हमारी रिप्रेजेंटेशंस इसमें कहीं पर भी नहीं है। हम आउटसाइडर्स की इंटरफेरेंस और उनकी रिकमेंडेशंस को क्यों एक्सेप्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये कमीशंस बनाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और इससे रिकमेंडेशन मांगी जाती है कि हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट काम करें। तो 1930 में ये कमीशंस अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करता है, और उस रिकमेंडेशंस में क्या क्या गाइडलाइन दी जाती हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस रिकमेंडेशन में फ्रेंड्स ये कहा गया कि एबोलिशंस ऑफ डायरकी, extensions of responsible government in the provinces, and establishment of federations of British India and princely states, constitution of communal electorate and so on। ये सब चीज़ें इस recommendations साइमन कमीशंस के चेयरमैनशिप में कहा गया। बट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स ने ये सब क्या किया, recommendations को देखकर एक कॉन्फ्रेंस कन्वेन की गई, जिसके आधार पर 3 राउंड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। जब इंडियन पीपल्स ने इसको बाइकाट किया, तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने कन्वेन करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशंस होगी कि इसमें वाइट पेपर डिस्कशंस रखा गया, जिसको हम वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कहते हैं। वो प्रिपेयर हुआ गया और सबमिट किया गया कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटीज का क्या हल निकला, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुछ भी सोल्यूशन लेके नहीं आई, और ये वैसे का वैसा ही रहा। फिर भी इसी आधार पर, साइमन कमीशन के आधार पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट कर दी गई, और इसी को हम कहते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो साइमन कमीशंस की रिकमेंडेशन के बेस पर बनाया गया था। इसी तरह फ्रेंड्स, 1932 में क्या हुआ था, इन अगस्त 1932 में, जब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड थे, और इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी कि एक स्कीम जनरेट की डेवलप किया गया था,
उसका निर्माण किया था और वो स्कीम क्या थी? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ माइनॉरिटीज़। सीधी सी बात थी, जब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता था कि इंडिया यूनाइट हो रहा है, इंडिया का सारा रिलीजन्स, कम्युनिटीज़ एक फ्रंट पे, एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट हो रहा है, तो उसे वो डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते। एवरी 10 ईयर्स के बाद वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाते, अल्ट्रेशन लाते थे और इंडियंस यूनिफिकेशंस को डिसइंटीग्रेट कर देते थे या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ पर चलाते थे। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा, रामसे मैकडॉनल्ड ने, ये जब सत्ता में आए, वहाँ रूलिंग में आए, तो इन्होंने क्या लाया? कम्युनल अवार्ड। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? द अवार्ड नॉट ओनली continued separate electorate for only Muslims, Sikhs, Buddhists, Anglo-Indians and Europeans, but is also extended it to the depressed classes. डिप्रेस्ड क्लासेस ये होती है फ्रेंड्स, आप ये ना समझिए कि डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब, डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, जो बिल्कुल बिलो पावर्टी लाइन वाली तबके हमारे देश में पाए जाते हैं या हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सब में एक कॉमनल इलेक्टोरेट करने की बात की गई, जिसकी वजह से भारत के, हमारे देश के सबसे जाने माने जो पॉलिटिशियन थे उस समय, जो अच्छे विजनरी लीडर्स थे, एम के गांधी जी, उस समय यदवा जेल में थे, जो जो पूना में है, यानी मुंबई महाराष्ट्र में। वो उस समय जेल में इम्प्रिजन थे। उन्होंने इसका खंडन किया, इसको कंडेम किया और सीधा सीधा उन्होंने इसको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का स्लोगन दिया गया। तो तब हुआ क्या फ्रेंड्स, गांधी जी वाज डिस्ट्रेस्ड और दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल representation to the depressed classes and undertook fast unto death in Yerwada jail। तो फ्रेंड्स, उन्होंने फास्ट रखने की एक घोषणा की गई, डिक्लेरेशन की गई कि जब तक ये कम्युनल अवार्ड का रिप्रेजेंटेशंस एंड नहीं करते, तो मैं फास्ट अनटू द डेथ रखूँगा और इसको होने नहीं दूंगा। बट पूना यदुर्वेदी जेल में इस अवार्ड को मॉडिफाई किया गया, एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ गया, मीटिंग हुआ गया, जो एग्रीमेंट हुआ साइन लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में, और उस एग्रीमेंट को हम सब पूना पैक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं। किस बेस पे हुआ था, मैंने आपको सब समझाया कि जब रामसे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई, जिस पॉलिसी का मेन मकसद क्या था कि इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशंस ऑन डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑन द डिफरेंट रिलीजन्स, और ये सब इन्होंने डिवाइड किया, जो हमारे देश के लोगों को एक्सेप्ट नहीं था, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको बाइकाट किया। लीडर्स ऑफ द इंडियंस, एम के गांधी जी योरवेदा जेल में इम्प्रिजन थे, उन्होंने इसका बाइकाट किया, और डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लीडर्स और गांधी जी के बिटवीन में जेल के अंदर ही एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिस एग्रीमेंट को हम पूना पैक्ट कहते हैं, और ये रिटेन रखा गया इन द जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गिव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो ये बेसिक था फ्रेंड्स इसका। तो इसी तरीके से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, तो ये एक माइलस्टोन था भारत के लिए, हमारे देश के लिए, कि इसमें हो क्या रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर जा रहा था, जब हमारे देश के लोग सब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का डिमांड कर रहे थे, और इसीलिए इसको लेंथी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। तो इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स। तो फीचर्स क्या होंगे इसके, इसने क्या प्रोवाइड किया गया। इसने सबसे पहले मैं इसके बेस बताऊंगा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, इसके 321 यानी 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल थे, और इसके पहला फीचर जो था, इन्होंने क्या एस्टेब्लिशमेंट किया। फर्स्ट, ऑल इंडिया फेडरेशंस consisting of provisions provisions and princely states, सॉरी, इसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो था, इनको यूनाइट किया गया और इनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ द फेडरेशन लिस्ट, सेकंड इज़ द प्रोविंसेस लिस्ट एंड थर्ड इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट।
तो फेडरेशन लिस्ट में फ्रेंड, जिसको हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं, इसमें 59 आइटम्स रखी गई और प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स रखी गई और 36 आइटम्स कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बाकी रेजिडुअल पावर जो थी, जितनी रेजिडुअल पावर थी वो सिर्फ वाइसराय के ही हाथ में रखी गई। ओनली द रेजिडुअल पावर वर इन गिवन टू द वाइसराय। सेकंड क्या किया गया फ्रेंड्स, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरकी को एबॉलिश किया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, जो पहले हुआ करती थी। फ्रेंड्स, अब डायरकी क्या होती क्या है? ये डायरकी जो होता है ये डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इस डायरकी को ख़त्म कर दिया गया प्रोविंसेस में। ओनली इन डायरकी was sustained or retained in the centers and फेडरेशन के पास, और इसको प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एग्जिस्ट कर दिया गया, इंट्रोड्यूस्ड किया। फ्रेंड्स, इसी तरीके से प्रोविंस को ये अलाउड हुआ था कि वो ऑटोनॉमस थे, उनको ऑटोनॉमी दी गई, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस इन दियर डिफाइंड स्पेस। इसी तरीके से फ्रेंड्स, थर्ड जो इसमें परिवर्तन किया गया, डायरकी को एडॉप्शन सेंटर में ही रखा गया और कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या, फेडरेशन जो सब्जेक्ट्स, जो फेडरल सब्जेक्ट जो थे वो डिवाइड किए गए रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। इसी तरीके से प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट डिड नॉट केम इनटू ऑपरेशंस फॉर एट ऑल। फोर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, इसने बाई कैमलिज्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। यानी बाई कैमलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, 2 हाउसेस ऑफ द असेंबली, जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करती हैं इंडिपेंडेंटली। तो वो कौन कौन से थे फ्रेंड्स, आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में ये हमेशा आते रहते हैं। तो ये 6 प्रोविंसेस थे और आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में जिनको बाई कैमलिज्म हाउस में रखा गया, और वो कौन से थे, बंगाल, बम्बई, मेड्रास, बिहार एंड असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस से फ्रेंड्स कन्फ्यूजन ना हो, जिसको हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं उसको तब यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते हैं। इन प्रोविंसेस के अंदर बाई कैमलिज्म सिस्टम रखा गया, यानी ड्यूल हाउसेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसको हम अपर एंड लोअर हाउस भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट्स फ्रेंड्स, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। तो ये प्रोविजन भी इसमें रखा गया। एंड वोमेन एंड लेबर्स आर वर्कर्स, शेड्यूल कास्ट, लेबर्स, वोमेन, वर्कर्स जितने भी थे, इनके लिए, ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, इनके लिए रिप्रेजेंटेशन प्रोविजंस भी रखा गया और इनको प्रोवाइड किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। फ्रेंड्स, सिक्स्थ पॉइंट है, इट abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858 and the Secretary of State for India was provided with a team of advisors। तो ये सिक्स्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में यानी 1858 में जो बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको एबॉलिश किया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया और उसके साथ एक टीम रखी गई जो उसको एडवाइस करती रहेगी एडमिनिस्टर करने के लिए। सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। और फ्रेंचाइज क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमारी एक निर्धारित एज की जाती है, एक सेट अप एज किया जाता है जिस एज में हम वोट कास्ट करने का राइट रखते हैं, उसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो ये फ्रेंचाइजी एक अधिकार होता है जो एक्सटेंड किया गया, यानी बढ़ाया गया। और कितना बढ़ाया गया, तकरीबन 10% लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। They have got the right to cast a vote in the elections or electorate process। तो ये सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड एट्थ पॉइंट इज द, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि 1935 में इसमें एक और निर्माण हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम तब फेडरल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, वो तब एस्टैब्लिश किया गया, जो क्रेडिट एंड करेंसी, क्रेडिट ऑफ द कंट्री एंड करेंसी को कंट्रोल करता था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, और क्या प्रोवाइड किया गया एस्टैब्लिश करने में,
फ्रेंड्स, 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जो टॉप क्लास सर्विसेज हमारी डील करता है, जिसको हम आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। उस टाइम में हम इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे। ये उस टाइम एस्टेब्लिश किया गया, और स्टेट्स के लिए यानी प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस एस्टेब्लिश किया गया, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को डील करता था, गेस्टेड सर्विसेज को कंडक्ट करता था उनके एग्जामिनेशन में। आज भी हम इसको पीएससी कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस टू आर मोर स्टेट्स आर प्रोविंसेस। ये तीनों उस टाइम एस्टेब्लिश किए गए। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज फ्रेंड्स, it provided the establishment of the federal court which was set up in 1937। फेडरल कोर्ट का निर्माण तभी ही हुआ था, 1937 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसको सेटअप किया गया। इसका सेटअप तभी हुआ था, जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और उसको तब फेडरल कोर्ट कहा जाता था, जो जुडिशरी यानी के रोल में सबसे टॉप क्लास कोर्ट होता है हमारी कंट्री का, जो हमारे जस्टिस प्रोवाइड करता है हमारे सिटीजन्स को, और बैलेंस करता है हमारे पार्लियामेंट एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स को। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट का। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हुआ कैसे और ये बना कैसे। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शंस ये। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी शुरू होती है 1934 में। फ्रेंड्स सब जानते हैं कि आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली फॉर इंडिया पुट किया गया था, फॉरवर्ड किया गया था, जो फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय ने दिया था। कभी कभी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक इंफॉर्मेशंस में। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इस पर तब बात हो रही थी। तो फ्रेंड्स मेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे हुआ, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप कैसे किया और किस आधार पे किया, हमने कहाँ कहाँ से ये प्रोविजन उठाए गए। तो एडिशंस में और भी आपको बताना चाहूँगा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली आल्सो परफॉर्म्ड, बहुत सारी फंक्शंस इनने परफॉर्म किए, जो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो क्या क्या हमें उस टाइम मिला। इट रेटिफाइड द इंडियाज membership of the Commonwealth in May 1949, the first point. And the second is it adopted the national flag on July 22, 1947. And the third point, it adopted the national anthem on January 24, 1950. And the fourth, it adopted the national song on January 24, 1950. And the last fifth point is it elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. So these points are most important points and was implemented during the first decade of the independence. So Dr. Rajendra Prasad was the first person who was elected as a president of India 24 जनवरी 1950। तो इस कॉन्स्टिट्यूशंस को मेकअप करने में हमें कितना समय लगा फ्रेंड्स, कितना टाइम हमारा कंज्यूम हुआ, उसके बारे में। हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 11 मंथ 18 डेज यानी 11 मंथ 18 डेज लगे। और इस टोटल ड्यूरेशंस में हमारे जितने भी लोग इसमें काम कर रहे थे, जितने मेंबर्स इसमें काम कर रहे थे, उनको 60 कंट्रीज़ में जाने की ऑर्डर्स मिले, और वो 60 कंट्री की विज़िट करके उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशंस बना रखे। तो 60 कंट्रीज़ का स्टडीज़ करने के बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क किया, और टोटल एक्सपेंडिचर्स हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया था उस समय 64 लाख रुपीज़। जनवरी 24, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
हेल्ड हुई थी, यानी हुई थी फाइनल सेशंस, और इसी तरीके से एंड हुआ था एंड कंटिन्यूड। फिर हुआ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950 को, और टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन 1951-52। तो फ्रेंड्स, ये था टोटल समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में लगा। नेक्स्ट की कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती हैं, तो देखिए एस्पिरेंट का बहुत सारे पेपर्स में आपने आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देखे, उनमें से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। और इसी तरीके से इन कमेटीज़ का आपका पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी कमेटी थी, जिसमें कौन से ऐसे चेयरमैन थे, कौन से मेंबर थे जिन्होंने इस पर वर्कआउट किया था, और इसमें ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के चेयरमैन कौन थे, फंडामेंटल राइट्स के कौन थे, ये सब मैं आपको बताऊँ। तो 2 कमेटीज़ हमारी रिकमेंड हुई थी, तो उन कमेटीज़ का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था असेंबली में। तो वो कौन सी कमेटीज़ थी? तो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली अपॉइंटेड 22 कमेटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ने 22 कमेटीज़ को अपॉइंट किया गया था डिफरेंट टास्क के लिए। हर एक को अलग अलग अपना टास्क दिया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उन्होंने अपना टास्क पूरा किया। Out of these, 10 were on procedural affairs and 12 on substantial affairs। तो ये ध्यान में रखना कि procedural affairs and substantial affairs में डिफरेंट मेंबर्स ने कमिटीज़ में काम किया। अब ये प्रोसीजरल्स एंड सबस्टेंशियल्स क्या होता है, मैं आगे बताता हूँ आपको। प्रोसीजर्स, जब कमेटी प्रोसीजरल अफेयर में वर्क करती हैं, तो वो प्रोसीजर कौन से होते हैं? जब हम अपने देश के अंदर कोई भी परिवर्तन चाहते हैं, कोई भी अमेंडमेंट चाहते हैं, तो उसमें हम अपने लोगों को यहीं पर ही काम करने के लिए अपॉइंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उन्हें उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं, और फिर हम उसको प्रोसीजर्स के द्वारा उसको अमेंड करते हैं, तब जाके ये प्रोसीजर्स अफेयर्स कहा जाता है। इसी तरीके से सबस्टेंशियल अफेयर्स कौन से होते हैं? जो कमेटी सबस्टेंशियल अफेयर्स पे काम करती हैं, वो अपने ही देश में उसको स्टडी नहीं करती, इवन दैट आउट ऑफ कंट्रीज जाके उनको स्टडी करके वहाँ से कुछ डिफरेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाके, जो हमारे देश के हित में है, जो हमारे देश के सर्कमस्टेंसेस डिमांड करते हैं, सोसाइटीज़ सोशल्स नीतिज़ डिमांड करती हैं, उनको स्टडीज़ करके यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है। फिर उसको सब्सटेंशली यानी बहुत बड़े लेवल पे उसको उतारा जाता है, और हम उस कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस को स्टडी करके आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं, दैट इज़ डिपेंड ऑन द पार्लियामेंट हाउस। तो फ्रेंड्स, कमेटी ऑफ द प्रोसीजरल अफेयर्स में कौन से लोग थे? सबसे पहले हमारी स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। सेकंड कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटीज़, चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी, हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी, उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, प्रेस गैलरी कमेटी, एंड कमेटी ऑन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस कमेटी, एंड द 10th इज द क्रीडेंशियल्स कमेटी। ये 10 कमेटीज़ प्रोसीजर्स यानी कमेटी ऑन प्रोसीजरल अफेयर्स पर बनी थी, और उन्हें इस पे वर्कआउट किया था। और कमेटीज़ नेक्स्ट हैं, सबस्टेंशियल अफेयर पे जो कमेटीज़ बनी थी वो 12 कमेटीज़ थी। फर्स्ट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और सेकंड कमेटी बनी थी नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, यानी हमारी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उस समय उनके साथ नेगोशिएट करना है, उसके लिए अलग से चेयरमैन बनाया गया था, जिसका चेयरमैन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी दी गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे चेयरमैन। थर्ड कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स पे बनी थी, यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के ऊपर बनाई गई थी। एंड फोर्थ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे। फ्रेंड्स, फिफ्थ कमेटी वाज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिक्स्थ कमेटी स्पेशल कमेटी बनाई गई थी टू एग्जामाइन करने के लिए ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, उसको एग्जामाइन करने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई, फ्रेम की गई, और उसके चेयरमैन सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, जिन्होंने इस एग्जामाइन किया गया इस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के।
उसके बाद फ्रेंड्स 7th का हमारा जो कमीशन बना था वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस पे बना था। 8th एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस पे बना था। एंड 9th इज एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग पे बना था। और 10th इज यूनियन पावर्स कमेटी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी हमारी जितनी भी यूनियन पावर्स कमेटीज थी उनके जो चेयरमैन थे वो सेल्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 11th एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। और 12th इज द कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड द माइनॉरिटीज़, और इसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये डिफरेंट कमेटीज़ बनी गई थी फ्रेंड्स, जिसमें 10 कमेटीज़ कमेटी ऑन प्रोसीजरल अफेयर्स पे थी एंड 12 कमेटीज़ प्रोसीजर ऑन सब्सटेंशियल अफेयर्स थी। इन सब के नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से सहायता करेंगी। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के अलग नीति थी कि जिनका काम सिर्फ स्टडी करना आउट ऑफ द कंट्रीज, यानी 60 कंट्री में जिन लोगों ने विजिट किया, जो कमेटीज़ गई, उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। उनके मेंबर्स और उनके चेयरमैन बिल्कुल अलग थे इन कमेटीज़ के एक्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, उनके चेयरमैन कौन थे, यानी 29 अगस्त 1947 में हमने अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई थी। और ये सेटअप करने के बाद इस पर इतना इंटरेस्ट किया गया कि इसका टास्क प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने इसको ड्राफ्ट करने से पहले, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने से पहले डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके विज़िट किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड आउट किया, स्टडी किया, और जो उनके में स्पेशल प्रोविजन थे हमारी कंट्री के लिए फिट बैठते थे, और उनको वहाँ से लाया गया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया गया। वो क्या थे? ये 7 मेंबर कमेटी थी। एक बात याद रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी 7 मेंबर कमेटी बनी थी एस्पायरेंट। और वो 7 मेंबर्स कमेटीज़ कौन से थे? सबसे पहले हमारे ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के जो चेयरमैन थे, ये नाम ज़रूर याद रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में हमेशा पूछे जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे चेयरमैन थे, और एन गोपालास्वामी अयंगर मेंबर्स। थर्ड मेंबर इज अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एंड फोर्थ मेंबर इज डॉक्टर के एम मुंशी, एंड फिफ्थ मेंबर इज सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सॉरी फ्रेंड्स, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। एंड द सिक्स्थ मेंबर इज एन माधव राव। तो इसको रिप्लेस किए गए थे, एन माधव राव को रिप्लेस किए गए थे सिक्स मेंबर को। बाद में ये बी एल मित्तर जो रिज़ाइन दे गए थे ड्यू टू इल हेल्थ, तो उनको रिप्लेस किया गया था। 7th मेंबर थे फ्रेंड्स टी टी कृष्णमाचार्य। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? इनकी जगह पे पहले डी पी खेतान थे, और वो डाइड हुए थे 1948 में इस कमेटीज़ के मेंबर्स होने के बाद। यानी जब वो डाइड हुए तो उनकी जगह पर टी टी कृष्णमाचार्य को अपॉइंट किया गया इस कमेटीज़ में। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं कि विच वाज द, ऐसा कोई मेंबर्स जो कमेटीज़, ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के अंदर डाइड हुआ था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। डी पी खेतान who died in 1948, और उनकी जगह पे टी टी कृष्णमाचार्य को अपॉइंट किया गया। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के मेंबर्स थे फ्रेंड्स। और इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट होता है, उसके बाद हम ड्राफ्ट करने के बाद इसका स्टडी करते हैं। जब पार्लियामेंट में लाया जाता है, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइल्स, एक बुक जब लाया जाता है, तो उसके बाद हम इसको एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ओर लेके जाते हैं। तो एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डिड वर्क, कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन नवंबर 4 1948। तो फर्स्ट रीडिंग नवंबर 4 1948 में इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी। असेंबली ने जनरल डिस्कशंस में इसकी रीडिंग जो है पूरे तरीके से डिस्कस की, और 5 दिनों तक ये चलता रहा, यानी 4 से 9 नवंबर 1948 तक फर्स्ट रीडिंग चलती रही। उसके बाद हमने इसको सेकंड रीडिंग पे उतारा। सेकंड रीडिंग में हमारे देश में, हमारे पार्लियामेंट में इसको क्लास बाय क्लास कंसीडरेशंस किया गया, और नवंबर 15 1948 तक हमारी सेकंड रीडिंग चलती रही। एंड क्या हुआ, अक्टूबर 17 1949 में इस स्टेज के दौरान हमें क्या हुआ, सेकंड
रीडिंग में 7,653 रिकमेंडेशंस प्रपोज्ड की गई थी इसको अमेंड करने के लिए, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने 2,473 एक्चुअली डिस्कस्ड की गई असेंबली के अंदर। थर्ड रीडिंग में क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारी थर्ड रीडिंग जब बैठी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की एनेक्टमेंट होने से पहले, तो थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड कब हुआ, 14 नवंबर 1949, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूड ऑन ए मोशंस, उनको मोशन में मूड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये सेटल कर दिया गया और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको पास किया। मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में हमें मोशन पास किया गया और इसको डिक्लेयर किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया है और रिसीव द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट हाउस में थे, यानी तब 299 मेंबर्स थे और एग्जिस्ट एट प्रेजेंट तब 284 थे, सबके सिग्नेचर रिसीव हुए और जितने भी प्रेजेंट मेंबर के सिग्नेचर रिसीव होने के बाद साइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। और दिस इज आल्सो द डेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves the Constitution। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एनेक्टमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 कंटेन ए प्रीएम्बल। क्या क्या हुआ था इस क्या में, हमने एक प्रीएम्बल कंटेन किया 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल में इसको डिवाइड किया, यानी बनाया गया हमारे प्रीएम्बल्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल तब इस कॉन्स्टिट्यूशन में थे। प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड। प्रीएम्बल तब एनेक्ट किया गया जब हमने सारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में एनेक्ट किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तब हमारे लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे और ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन भी थे। असेंबली में उन्होंने लॉ मिनिस्टर एक पायलट ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा जाता था और इस पार्ट में he took a very prominent part in the deliberations of the assembly and he was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floor of the assembly. He is recognized as the father of the constitutions of India, the brilliant writer, constitutional expert, undisputed leader of the scheduled caste and the chief architect of the constitutions of India, is also known as a modern Manu. So this is the new constitutions which was enacted in 1947 आफ्टर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा तब असेंबली में पास्ड हो गया। उसका एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हमने क्या किया गया, कुछ ऐसे प्रोविजन जो थे जो प्रटेन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सिटीजनशिप्स, इलेक्शंस, प्रोविजंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड short title contained in Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366 Article 367, 379, Article 380, 388, 391 and Article 392 and 393 came into force on November 26, 1949 itself. The remaining provisions of the major part of the Constitution came into force on January 26, 1950. Why? Because 26 January 1950, why the Indian Constitution was properly implemented, the major part of the Constitution was properly implemented. The reason is behind that 26 जनवरी 1930 को हमने अपने भारत में पूर्ण स्वराज का निर्माण यानी डिक्लेरेशन किया गया था और इसी आधार पर हमने इसी डेट को रखा गया, सेलेक्ट किया गया, चूज़ किया गया कि हमने अपने मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ही इम्प्लीमेंट करना है, यानी ड्यू ऑफ इट्स कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड celebrated as a Republic Day.
उसी दिन हमने 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को और सेलिब्रेट कर दिया रिपब्लिक डे। 26 January was specifically chosen as the due of the commencement of the Constitution because of its historical importance. मैंने अभी आपको बताया कि it was the day in 1930 that पूर्ण स्वराज डे was celebrated. पूर्ण स्वराज डे का मतलब होता है हम प्रॉपर तरीके से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें अपने ही ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के सारे अधिकार, डिफेंस, रेवेन्यू यानी फाइनेंशियल इकोनॉमिक पावर्स हमारे सब अपने हैंड में हैं। और 1929 में ये लाहौर में ये सेशंस हुआ था, दिसंबर 1929 में, और इस सेशन में यही रेजोल्यूशन पास हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा और इसको कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल एनेक्टमेंट amending and supplementing the later act were repealed। और इसी में एबोलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 को किया गया जो उस समय बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी। तो इसी तरीके से ये डिटेल्स आपको कंप्लीट लेक्चर्स आप देखते रहें। आज का लेक्चर इतना ही। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।